सब इसे जानते हैं एज अ ट्राई सिटी टॉपर, चैंपियन, परफॉर्मर, बट क्या हम इसे असल में जानते हैं? टुडे आई एम गोइंग टू ब्रिंग द रियल नीव गुप्ता in front of you, the boy behind big dreams, the boy who has inspired so many of us in so many different ways with his dedication, brilliance, determination, and amazing ranks. And finally, he's about to join IIT. But इन सबके पीछे एक लड़के की कहानी है. क्या हम उस कहानी को समझ पाएंगे? In conversation with me, Neev Gupta, a student from Genesis Educates. Neev, over to you. Welcome to the first ever, I would say, podcast or an interaction where I am personally interacting with the child because you thoroughly deserve it. Thank you, sir. हम सब तेरे बारे में ये जानते हैं कि 10th में तूने ट्राई टॉप किया. ठीक है, वी नेवर एक्सपेक्टेड इट. आई डोंट नो अबाउट यू, विल टॉक अबाउट इट टुडे. 12th में 2 साल मेहनत बहुत करी एंड देन जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 280 लाए, लगभग 15 लाख 16 लाख बच्चों में से, एंड देन एडवांस क्रैक किया. बट मेरा सवाल थोड़ा पीछे जाके है. जब एक 13-14 साल का बच्चा जब जेनेसिस आया था 9th क्लास में, उस टाइम पे नीव क्या था? उस टाइम पे सर कुछ ज़्यादा पता नहीं था. जेई वगैरह के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था. मैं एज अ ह्यूमन बीइंग क्या था? एज अ ह्यूमन बीइंग तब तक सिर्फ मज़े कर रहे थे और पढ़ाई को भी इतना सीरियसली कभी लिया नहीं था. लेकिन एक नया एक्सपीरियंस था यहाँ पे आना भी, तो यहाँ पे सोचा फिर एक बार आके ट्राई करता हूँ, पढ़ता हूँ थोड़ा सा. उसके बाद यहाँ की जर्नी शुरू हुई और फिर 4 साल कंप्लीट करे यहाँ पे. किस पॉइंट पे 9th-10th के दौरान या ओवरऑल किस पॉइंट पे लगा कि यू वर ब्रिलियंट, या ये किसी पॉइंट पे लगा यू वर ब्रिलियंट, या फिर जब स्कोर्स आने शुरू हुए, जब वो ट्राई सिटी रैंक 1 आया, देन यू स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं यार डेफिनेटली कुछ डिफरेंट बात है? सर मतलब थ्रू आउट ही 9th-10th में ही ऐसा लगता था कि मतलब चीज़ें आ रही हैं. जब मैं करता था थोड़ी मेहनत, मतलब सब पे नहीं, जैसे कई सब्जेक्ट्स में जो मेरे को पसंद थे उसमें अगर मैं करता था मेहनत तो मेरे को लगता था कि अच्छा मेरे को समझ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है और मार्क्स भी अच्छे आते थे. उसके बाद रिजल्ट भी अच्छा आया, तो तब लगा कि अच्छा हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ. जब ट्राई सिटी रैंक 1 आया, आई रिमेम्बर हम क्लियरली, तू मुझे मिलने आया था उस पर और तूने अपनी परसेंटेज बताई थी क्योंकि तब तक रैंक डिक्लेयर नहीं हुआ. रैंक नहीं डिक्लेयर, 99.4. हाँ जी. उस टाइम पे भी हमें ये नहीं पता था ट्राई सिटी रैंक 1 बन गया. शाम को आई थिंक जब डिक्लेयर हुआ दैट यू आर द ट्राई सिटी टॉपर. बिल्कुल. उसके बाद क्या चेंज हुआ जब ये डिक्लेयर हो गया कि नीव गुप्ता इज ट्राई सिटी रैंक 1 2024 बोर्ड एग्जाम्स? तब उसके बाद क्या चेंज हुआ? सोचा था, सही बताऊं तो, कि कर सकता हूँ, लेकिन एकदम से पता लगा था कि अच्छा ट्राई सिटी रैंक 1 है, तो बहुत अच्छा लगा था. लेकिन उसी टाइम मेरे मन में ये भी था कि मतलब अब इस अचीवमेंट को देख के मेरे को बहुत ज़्यादा भी मतलब ओवर द क्लाउड्स नहीं होना है. मेरे को अभी भी थोड़ा देखना पड़ेगा आगे का, क्योंकि तब मैंने जेई का डिसाइड कर लिया था. तो फिर उसके बाद मेरी प्रेपरेशन भी साथ में चली रही थी. तो ये सोचा था कि अब आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है. उससे पहले क्या पेरेंट्स जानते थे हमारा बच्चा जीनियस है, हमारे घर में जीनियस पैदा हुआ? उनको इतना भी नहीं पता था, उनको तो मतलब नॉर्मली लगता था. लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि मतलब इतना कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था उन्हें. लेकिन 9th और 10th में जब मेहनत करी तो उन्होंने वो देखा भी. उसके बाद 10th का भी रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड था, और जब ट्राई सिटी टॉप करा तो मतलब उनको सही में लगा कि बहुत ही बच्चे में, हमारे बच्चे में दम. हाँ जी. रैंक 1 आने के बाद आई रिमेम्बर जब रिजल्ट आया तो 11th ऑलरेडी शुरू हो गई थी अपनी. हाँ जी. उस पॉइंट के बाद लोगों का परसेप्शन, रिलेटिव्स का, खासकर कोर फ्रेंड्स का, टीचर्स का, मेंटर्स का तेरे प्रति कितना रवैया बदला? मतलब काफ़ी सारे लोग थे जो मेरे दोस्त थे या कोई भी रिलेटिव्स थे, वो ये बोलते थे कि बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको आगे भी कंटिन्यू रखना. अब 2 साल और भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना था. और बाकी कई लोग ऐसे भी बोलते थे कि अच्छा अब 10th में कर लिया तो 10th ही तुमने सीरियसली ली है, तो 12th में कैसे करोगे, सारा टाइम तुमने वहाँ वेस्ट कर दिया. ऐसा टाइप्स बोलते थे. तेरे अंदर क्या चलता था उस टाइम पे? मेरे अंदर चलता था कि अब मैंने ये जो करा अच्छा करा, जिस टाइम पे जो करने की जरूरत थी वो ठीक हुआ, अब इसको मैंने और मतलब कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा मेरे को, कि अगर मेरी 12th में अच्छी दोबारा मेरा अच्छा स्कोर है.
और मैं एक अच्छे कॉलेज जाऊँ। एंड टारगेट वाज ऑलवेज एन आईआईटी। आईआईटी। अब फाइनली वो ड्रीम पूरा होने वाला है। बिल्कुल। यू आर अबाउट टू जॉइन आईआईटी, काउंसलिंग 1 का रिजल्ट आ चुका है, अब क्या लग रहा है, हाउ डज इट फील? अब सर अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि 4 साल जितनी भी मेहनत करी है सब एकदम यूज हो चुकी है। और अब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा माइंड ग्रो कर चुका है। मतलब पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब मैं काफ़ी सीख चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ। अच्छा लगता है। अब एक अच्छी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 11th-12th की बात करते हैं। सुबह 5 घंटे जेनेसिस में पढ़ाई करी, घर गया, अपना शेड्यूल फॉलो किया, टेस्ट दिए, टॉप किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब कुछ करने के बाद रात को सोने से पहले एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने आप से बात करते हैं। अगर ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखा देखते देखते अपने आप से थॉट्स चलते हैं। उन थॉट्स में डर था, एंजाइटी नहीं, स्ट्रेस नहीं, डर था कि नहीं होगा तो? डर तो नहीं था कभी, मतलब ऐसे, लेकिन मतलब अपना मेरा दिन का यही रहता था कि आज जो मैंने दिन में करा है वो मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि आज मैंने अपना दिन अच्छे से यूटिलाइज करा है। तो ज़्यादातर जब भी मैं अपना दिन पूरा यूज़ करके सोने जाता था तो मतलब कोई रिग्रेट नहीं रहता था, और कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं कर सकता हूँ आराम से, अगर ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसे दिन भी होते होंगे जब बेस्ट नहीं दिया जाता होगा, कि आज दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो उस टाइम पे क्या थॉट्स लेके सोता था? मतलब बहुत टाइम था, 2 साल एक बहुत लंबा टाइम है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो अगर एक आधा दिन अच्छा नहीं भी जाता तो मतलब मेरे दिमाग में ही रहता था कि अब मेरे को आज जो अगर वेस्ट हो गया भी, अगर कभी वेस्ट हो गया तो कल मेरे को इसका भी रिकवर करना है और कल भी अपना पूरा दिन यूटिलाइज करना है। तो मतलब कभी ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होता था, क्योंकि एक दिन से मैटर नहीं करता, अपना पूरा मतलब माइंड सही जगह पे होना चाहिए ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन सही रहे। किस टाइम पे यू वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस जर्नी? कोई ऐसा फेज आया कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, मेरा आईआईटी डेफिनेटली जो मेरा सपना है, आई थिंक आई विल डेफिनेटली अचीव इट? मतलब सर जेई में इनके बाद तो था ही कि कर ही लूंगा, और मतलब काफ़ी टाइम से पता ही था, क्योंकि मतलब मेरी प्रिपरेशन ऐसे बहुत ज़्यादा कभी नीचे नहीं गई, हमेशा से कंसिस्टेंट ही कर रहा था मैं तैयारी। तो ऐसा नहीं लगा था कभी कि नहीं हो पाएगा, मतलब हमेशा कॉन्फिडेंस ही था कि मैं आराम से कर ही लूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट्स को ओवरऑल बैलेंस कैसे किया? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मतलब वैसे अच्छे से डेप्थ में करना तो मुश्किल है। तो लेकिन अगर स्कोर लाना है तो करने तो तीनों ही थे। तो चाहे मेरे को पसंद था या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को तीनों ही अच्छे से करने थे। तो मैथ्स और फिजिक्स मोस्टली मैंने पूरे टाइम ही अच्छे से पढ़ी है। केमिस्ट्री जितनी मैं कर पाता था उतनी अच्छे से करता था, वैसे काफ़ी अच्छी कर ली थी, और एंड में जाते जाते केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। तो मतलब 2 साल केमिस्ट्री वाज नॉट योर लाइकेबल सब्जेक्ट, पसंदीदा? लाइकेबल नहीं था, लेकिन सर क्योंकि मार्क्स सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आ सकते हैं बहुत कम टाइम में, तो मेरे को लगता है वो सबसे ज़्यादा वो है, मतलब बढ़िया सब्जेक्ट है हमारे लिए मार्क्स मिलने के लिए। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी केमिस्ट्री की? इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज वो सब्जेक्ट को पसंद नहीं था, फिर भी इवेंचुअली बाय द एंड व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड यू वर वेरी कॉन्फिडेंट। आई रिमेंबर यू वेरी कॉन्फिडेंट कि सर सब हो गया। बिल्कुल। तो वो फ्रॉम समथिंग व्हिच यू डोंट लाइक टू समथिंग यू स्टिल डिड, हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ कि यार करना है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो वही पढ़ते रहते हैं जो उनको पसंद है, इस प्रोसेस में उनका रैंक, परसेंटाइल, कुछ भी बोलो, प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और स्ट्रैटेजी गोल यही है कि वो भी पढ़ना जो जरूरी है रिस्पेक्टिव पसंद है कि नहीं। सो अपने आप को मोटिवेट कैसे करता था? सर मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब जो हमें अच्छा लगता है हम ज़्यादातर वही पढ़ते रहते हैं, लेकिन सर पेपर में तीनों ही इक्वल आने हैं। और सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेपर में हो सकता है कि मैथ्स बहुत आसान आ जाए, तो उसमें ट्राई करो अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने के लिए, लेकिन किसी पेपर में हो सकता है केमिस्ट्री बहुत आसान आ जाए, तो उसमें मैक्सिमाइज करने चाहिए मार्क्स हमें। तो हमारे तीनों सब्जेक्ट ही वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए अगर हम एक अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हैं तो मोटिवेशन यही थी कि सर मेरे टीचर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अब उनके साथ में उनको देखता था तो मेरे को लगता था कि अगर वो मेरे पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरे को भी अपना 100% देना चाहिए सब्जेक्ट के लिए। और मेरे को दिखता भी था कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट मतलब मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो केमिस्ट्री जैसे जैसे धीरे धीरे कर रहा था, समझ रहा था, इंप्रूव होते जा रहे थे मार्क्स। और केमिस्ट्री में वैसे ही बहुत तेजी से मार्क्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि एक बार इनपुट हाई लगती है लेकिन उसके बाद इनपुट इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। बिल्कुल। आई थिंक केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पे इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैथ्स में किसी भी चैप्टर में आप श्योर नहीं हो सकते, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट में नहीं हो सकते कि क्वेश्चन हो ही जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसका क्वेश्चन कर ही लोगे। पेरेंट्स, आई एम कमिंग टू पेरेंट्स, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ क्लोज आर टू यू? अपने पेरेंट्स के कितने क्लोज हैं?
सर पेरेंट्स के बहुत क्लोज हूँ और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है उनका 4 सालों में। शुरू में थोड़ा बहुत वो मेरे को करते थे कि थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि तब तक मैं भी नहीं पढ़ता था। लेकिन उसके बाद ये 9th की बात नाइन्थ की बात बता रहा हूँ, 9th के स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने भी मेरे को देखा कि पढ़ रहा है, तो कभी भी उन्होंने प्रेशर नहीं करा। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तेरे को IIT जाना है, कि तेरे को JEE मेन में रैंक लानी है। उन्होंने बोला जैसे तू कर रहा है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना ट्राई कर, बेस्ट कर अपना। तो कभी प्रेशर नहीं करा उन्होंने। ट्राई सिटी रैंक 1 फिर से आया, मतलब उसी बात पे वापस चलते हैं। उसके बाद पेरेंट्स सीरियस हो गए होंगे, पेरेंट्स को लगे होगा बच्चे में दम है, IIT अगर सोच रहे तो करेगा। उसके बाद क्या उनका रवैया बदला कि अगले 2 साल, क्योंकि अब तो 11th 12th की रेस में था, कि वो सिमिलर रहे? नहीं, वो मतलब बस यही बोलते थे कि मतलब तू कर, कोई हमें दिक्कत नहीं है, तू जितना कर सकता है उतना कर, कभी किसी चीज की प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और कोई चीज की दिक्कत भी नहीं थी, फुल सपोर्ट था उनका। घूमने चलना है तो भी वो मतलब कह रहे थे कि चल तू हमारे साथ, तू ब्रेक ले ले। आई रिमेम्बर बीच में छुट्टियां लेता था, 2-3 दिन घूमने जाता था, कभी कभी घूमने चला जाता था। तो वो हेल्प करता था, क्योंकि सर एक आधा ब्रेक बीच में हो भी जाना चाहिए। कभी कभी सिलेबस भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी, लेकिन ओवरऑल वो हेल्प करता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, तो एक आधी ब्रेक चाहिए होती है सर बीच में। जो पेरेंट्स तुझे अभी देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी 9th 10th 11th 12th में, उनको क्या एडवाइस देगा कि अपने बच्चे को सपोर्ट किस तरीके से प्रैक्टिकली करना है, कि वो ताकि पेरेंट प्रेशर ना दे पाए, पार्टनर बन जाए बच्चे की जर्नी में? यही बहुत जरूरी है कि मतलब पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि मतलब हर बच्चा जो है वो कभी कभी अपना ट्राई करता है, कभी अपना ट्राई नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के सर पे बैठ जाएंगे कि तुम करो 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 करो, तो उससे उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने सामने एक बुक लेके बैठ रहा हूँ और मैं सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो अल्टीमेटली ना वो पेरेंट्स को फायदा हो रहा है उसका, ना उसका बच्चे को फायदा हो रहा है। तो आराम से प्यार से समझाना चाहिए, बात करो उससे। और वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है 2 साल में, तो अगर आराम से बात करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि तू पढ़ पढ़ पढ़। कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन जो तेरी मम्मा या पापा के साथ तेरी हुई हो, जो तेरे को याद है, जिसने तेरे को बहुत ज्यादा सुकून दियो? मतलब मम्मी पापा यही बोलते थे कि तू अपना जितना कर सकता है तो उतने अपने हिसाब से कर, तू जहाँ भी कॉलेज जाएगा हम तेरे साथ हैं और हम खुश हैं। डांट पड़ती थी? डांट नहीं पड़ती। लास्ट डांट कब पड़ी है पेरेंट्स से? पढ़ने के लिए डांट ही नहीं पड़ी। किस चीज के लिए डांट पड़ती है? डांट इसलिए पड़ती थी, वो बोलते थे कि बहुत पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक ले ले। पर ऐसे कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला उन्होंने। बचपन से भी नहीं? बचपन में पढ़ती थी, क्योंकि तब तो मतलब कम ही पढ़ता था, लेकिन 9th 10th के बाद थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे कभी फोर्स नहीं करा, उनको पता था कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो बस सपोर्ट करते थे। I'm coming to a segment which is very very important, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिससे बच्चे बर्बाद हैं, मोबाइल फोन स्क्रीन टाइम। मतलब मैं ये देखता हूँ कि एक हर बच्चा बहुत कैपेबल है, ऊपर नीचे स्केल में कैपेबिलिटी वेरी कर सकती है, बट अगर वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म करे तो नहीं वो अच्छा कॉलेज क्रैक कर सकता है। वो जरूरी नहीं IIT होगा, वो जरूरी नहीं NIT होगा, कोई भी कॉलेज उसके हिसाब से अच्छा हो सकता है। बट मुझे लगता है ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सपना खत्म हो रहा है। हाउ डिड यू हैंडल इट? मुझे ये बिल्कुल फंडामेंटली जानना है कि क्या 9th 10th में तेरे पास अपना मोबाइल था? स्टार्टिंग से ही अपना मोबाइल था। ओके, तो अपना मोबाइल होने के बावजूद तूने कैसे इस एडिक्शन को मैनेज किया? सर मतलब मोबाइल फोन वैसे ही मतलब बहुत एडिक्टिव है, और जितने मेरे दोस्त थे सब यूज करते हैं, तो वैसे ही मतलब एक तरह से पीयर प्रेशर में कर ही लेते हैं हम सब यूज आजकल। तो सब दोस्तों का ग्रुप है, अब ऑनलाइन बातें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मतलब वैसे बहुत मुश्किल है उससे हटना। लेकिन मेनली सोशल मीडिया है, तो वो सब मैंने तो डिलीट कर दिया था। बाकी किस पॉइंट पे तूने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था? मतलब वो रियलाइजेशन खुद से आई कि पेरेंट्स को लग रहा टाइम बहुत वेस्ट करने लग गए? नहीं, पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, इतना उनका प्रेशर नहीं था कभी, लेकिन मेरे को ही लगा कि मतलब कोई ऐसा यूज नहीं है, अभी छोटी एज है, इतना कोई उसका फायदा नहीं था, और उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। इतना टाइम अगर आप चाहे इससे बेटर सो जाओ या फिर कुछ और कर लो, कोई खेल लो, कोई एक्टिविटी कर लो, तो वो ज्यादा बेटर है। सो तूने 10th के स्टार्टिंग मिड में डिलीट कर दिया? यस सर। 11 12 डिलीट रखा? 11 12 डिलीट रखा। तेरे फ्रेंड्स थे? हाँ जी। ओके, सो वो थे और आप नहीं थे? काफी सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन 2-4 फ्रेंड्स जैसे भी थे जो नहीं भी थे। हाँ, तो दैट हेल्प? बिल्कुल।
ओके क्योंकि मतलब जैसे दो मेरे दोस्त थे जो नहीं थे, तो उनके साथ जब मेरी बात होती थी तो अच्छा लगता था कि मतलब कोई है मेरे साथ, थोड़ी मोटिवेशन भी आती थी कि हम सारे मतलब कर सकते हैं। और अच्छा लगता है मतलब थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं फिर अगर हो इंस्टाग्राम किसी पास। सो जब पढ़ता था मोबाइल साथ रख के पढ़ता था, बिकॉज मुझे याद है हमारी रात को 2-2 बजे भी बात होती थी, 1-1 बजे भी। एंड मुझे शायद द मोमेंट आई यूज्ड टू कॉल यू, आई थिंक सेकंड थर्ड रिंग पे तो पिक करता था, या द मोमेंट आई यूज्ड टू रिप्लाई आस्क यू समथिंग ओवर अ मैसेज, कुछ पूछना है या तेरा स्टेटस भी जानना है, तो पढ़ रहा है, क्या पढ़ा आज, क्या पढ़ा, तो सडनली रिप्लाई करता था। ये बहुत मुझे एज एन एडुकेटर लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। लाइक मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ यार कोशिश करो जिस रूम में मोबाइल है उस रूम में मत पढ़ो, बट तूने ये मोबाइल आई थिंक साथ रख के पढ़ा। हाँ जी। तो पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मोबाइल उठा के स्क्रोलिंग नहीं करी? नहीं, ये नहीं करा। क्योंकि कैसे कंट्रोल कैसे करता था? सर स्क्रोलिंग का था ही नहीं ना, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, स्नैपचैट वगैरह भी डिलीट कर दिया था, तो कोई ऐसी एकदम से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। कोई अगर मेरे को फोन में कोई भी चीज थी जो मेरे को अट्रैक्ट करती थी, वो कोई ऐसी छोटी मोटी चीज थी कि कुछ देख लिया कभी खाना खाते हुए वगैरह, यूट्यूब या फिर कोई सीरीज वगैरह देख ली, वो भी मतलब जो ऑलरेडी देखी हुई थी ताकि इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप ना हो जाए उसमें। तो उसके बाद लेकिन अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि बिल्कुल भी कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है इसका मतलब कोई फायदा नहीं है वो वाली पढ़ाई का। तो जब भी मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो चाहे फोन साथ में है या नहीं है, यूज नहीं करता था। क्या एडवाइस देगा एक इसी एज ग्रुप के बच्चे को जो बहुत अच्छा कॉलेज में जाना चाहता है, परेशान है अपनी मोबाइल की यूजेज से, छोड़ना चाहता है यूजेज, छूट नहीं पा रही, उसको प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल पे एज अ फ्रेंड क्या एडवाइस देगा? एडवाइस मेरी यही रहेगी कि सबसे पहले तो मतलब आपको क्लियर करना है कि आपको वहाँ पे जाना है, आप मतलब सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे जाने के लिए, अपना बेस्ट ट्राई करने वाले हो। क्योंकि अगर आप फोन छोड़ के कुछ और चीज में लग जाओगे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। आप पूरा एकदम डेडिकेट हो जाओ अपनी गोल की तरफ, और उसके बाद अगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा है तो या तो फोन पेरेंट्स को दे दो या डिलीट कर दो। डिलीट करना मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा फोन भी दूसरे रूम में रख सकते हो, लेकिन अगर फोन दूसरे रूम में रख के आप कभी ना कभी करते हो तो हो ही जाती है वो चीज। इससे मतलब बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से डिलीट करना ही है। इज इट बेटर दैट अ बच्चा इंस्टेड ऑफ मोबाइल लैपटॉप पे पढ़ाई करे? बेटर है, स्क्रोलिंग खत्म हो जाए। बिल्कुल ये ज्यादा बेटर है, लेकिन लैपटॉप का भी मिस यूज हो सकता है। तो मतलब अपने अंदर से ही बच्चे को होना चाहिए कि मेरे को अब ये करना है तो मेरे को नहीं करनी है वो चीज। क्योंकि सर कोई भी किसी को कितना भी कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी के पेरेंट्स है, अब वो रात को जैसे 2 बजे अगर कोई बच्चा सीरीज देख रहा है या फिर कुछ भी अपने लैपटॉप पे भी गेम खेल रहा है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो उसको खुद ही पता होना चाहिए कि मेरे को ये चीज नहीं करनी है। तो मतलब कहीं बाहर से नहीं है, ज्यादातर मॉनिटर हो सकती है, आपको खुद ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। टॉपर बनने के बाद लाइक बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस कैसे हैंडल किया? लाइक सबसे ज्यादा प्रेशर किसकी तरफ से था? यही सबसे बढ़िया बात थी कि पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, तो उन्होंने कभी भी बोला नहीं कि तूने मतलब ये आईआईटी ला, कोई 100 रैंक लानी है, 200 रैंक लानी है, इतनी ये आईआईटी जाना है। उन्होंने कभी बोला नहीं। तो अगर कोई और बाहर से आके बोल भी दे मेरे को कि मतलब तूने यहाँ पे जाना है, तो पेरेंट्स बाद में बोल देते थे कि तू चिल रहा है, ऐसे कोई भी बोल रहा है तो उसकी बात मत सुन, तू अपना बेस्ट दे जितना दे सकता है। तो ये बेसिकली यू गिव क्रेडिट टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने प्रेशर नहीं डाला। बिल्कुल, जिसके वजह से बेस्ट दे पाए। बिल्कुल। फैमिली में सारे बहुत सपोर्टिव थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मेरे को मतलब कोई भी जरूरत थी इंस्टेंट कर देते थे, वो हेल्प करते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। सिस्टर से बहुत हेल्प मिली, कोई दिक्कत आती थी उससे बात कर सकता था। बड़ी सिस्टर। बिल्कुल। कमिंग टू द जेनेसिस 4 years, तूने बोला कि तू जब आया जेनेसिस लाइक यू वर जस्ट नॉर्मल किड लाइक अदर्स, व्हाट चेंज्ड? सर मतलब टीचर्स बढ़िया है और एनवायरनमेंट एक अच्छा मिलता है। अब मेरे को जो एनवायरनमेंट मिला उसमें मेरे को लगा कि पढ़ना शुरू करता हूँ, और मोटिवेशन आती है कि टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, टीचर से अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है, पढ़ने का मन करता है, टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, आपसे बात होती थी। तो और शुरू में जब पढ़ने लगा तो मतलब थोड़े रिजल्ट्स भी आने लगे तो अच्छा लगता था मतलब, और पढ़ने का मन भी करता था थोड़ा सा। और टीचरों से मतलब टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, आपसे भी बात होती रहती थी रेगुलरली। इन दीज 4 years व्हाट एस्पेक्ट यू लव्ड अबाउट जेनेसिस? सर सबसे बढ़िया जो मेरे को चीज़ लगी वो यही थी कि कभी भी कोई दिक्कत आती थी तो मैं बात कर सकता था किसी से भी कि मैम ये दिक्कत आ रही है, सर ये दिक्कत आ रही है, तो वो सॉर्ट हो जाती थी। तो ये ठीक था, क्योंकि मतलब पढ़ते हुए बहुत बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर हम उसे बात करके कर सकते हैं सॉर्ट तो बढ़िया हो जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। ड्यूरिंग दिस 4 years आई थिंक तेरे को मुझे लगता है कम से कम 15-16 टीचर्स ने पढ़ाया होगा इन 4 सालों में। विच टीचर
at the grassroots level actually help you a lot and why? मतलब किस context में तेरे को लगा beyond academics help हुई है तेरी? बियॉन्ड एकेडमिक सर, एक तो आपसे काफी हेल्प हुई, मतलब शुरू से ही हम इकट्ठे ही बात करते हैं सारी, बात है। तो आपसे मतलब सारी चीज हुई है, कोई मतलब सारी एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक सारी हमारी बात होती रहती थी, हाल चाल वगैरह, और स्टे मेंटल मतलब मैं कितना ठीक हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ, और उसके अलावा 11th-12th के बाद से सुंदर सर से मेरी बहुत हेल्प हुई, मतलब उनसे मेरी तीनों सब्जेक्ट रिलेटेड बात होती थी, या फिर ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सारी बात उनसे होती थी, तो अच्छा लगता था, क्योंकि मतलब वो मेरे ओवरऑल सब कुछ के बारे में पूछते थे, तो ठीक था, बढ़िया, मतलब ऐसे सिर्फ ये नहीं था कि पढ़ो, थोड़ा फन भी था, इंजॉयमेंट भी थी, दोस्त भी थे, तो ओवरऑल कोई बोरिंग एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा था, मतलब अच्छा हो गया था बिल्कुल। फ्रेंडशिप, जब तू जेनेसिस आया तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड 9th में, तेरे साथ 2 दोस्त तेरे और आए, नीव, सिद्धार्थ, रेयान, तीनों का नाम इकट्ठे लिया जाता है, और तुम बहुत कलोली भी थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, तू कम, बट वो दोनों नेक्स्ट लेवल पे थे, बहुत शरारती, बट अगर मैं अभी रिजल्ट देखता हूँ तो रेयान इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इनटू IIT, which is incredible. Siddharth is also going to join BITS Pilani, which is also a top rank college. You are obviously joining IIT Roorkee, which is amazing. So इस फ्रेंडशिप ने, इस ट्रायो ने, और तुम चारों साल इकट्ठे पढ़े, इनफैक्ट 11th-12th में तुम उस बैच में थे जहाँ सिर्फ तुम 3-4 बच्चे ही थे, यू वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द टॉप बैच, तो ये 4 साल 3 दोस्त इकट्ठे पढ़े, और तीनों ही अच्छे कॉलेज में क्रैक कर रहे हो, लाइक टॉप कॉलेज ऑफ द कंट्री, ये फ्रेंडशिप का कितना बड़ा रोल है? सर फ्रेंडशिप का तो काफी बड़ा रोल है, क्योंकि मतलब हम सबसे ज्यादा टाइम आपस में ही स्पेंड कर रहे हैं, टीचर तो अगर एक क्लास दे रहे हैं तो हम 3 क्लास के लिए एक साथ हैं, घर जाके भी हम एक साथ बात कर रहे हैं, और हम पढ़ते भी एक साथ ही थे, मतलब डिसाइड कर लिया कि आज ये करके आ रहे हैं, तो फिर कल उस दिन अगले दिन वो करके आते थे, होमवर्क के अलावा भी हम कुछ कुछ करते थे, तो पढ़ने का डिस्कस हो जाता था साथ में, और मतलब यही बात है कि सर 2 साल है, तो बहुत लंबे टाइम के लिए पढ़ना, हर रोज पढ़ना, इतना टाइम पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा फन भी होना चाहिए और थोड़ी बातचीत भी होनी चाहिए, और कोई ऐसा भी होना चाहिए कि अगर मतलब एग्जैक्ट, अब जैसे मैं आज ही पढ़ रहा हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर, तो मैं उसकी बात आपसे मतलब डिस्कस नहीं कर सकता कि यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे साथ वाला है मैं उसके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, तो उससे बहुत हेल्प होती थी, काफी चीजें हमने साथ में करी हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह हमने सोच लिए थे कि हम साथ में करेंगे, तो हम साथ में करके लाते थे, और पढ़ते साथ में थे, मतलब मोस्टली। पर शरारत लेवल में बहुत डिफरेंस है, जहाँ मैंने तुझे शायद 4 साल में कभी कोई ऐसी शरारत करते नहीं देखा जहाँ हमें तो को चित्तर मारने पड़े, और वहाँ ऐसा कोई दिन नहीं था जहाँ उन दोनों को चित्तर ना पड़े इन डिसिप्लिन की वजह से। सो हाउ डिड दिस फ्रेंडशिप हैपन? लाइक नीव बिल्कुल डिफरेंट है, और रेयान सिद्धार्थ बिल्कुल डिफरेंट है, और दोनों एक सिमिलर टाइप के कलोली, ये फ्रेंडशिप की त्रिमूर्ति बनी कब, और ये इवॉल्व कैसे हुई? मतलब सर 9th-10th में थे तो तब तो कमी थी, लेकिन अल्टीमेटली जब 10th के एंड में आते आते हम तीनों का गोल सेम ही था कि सबने जेई करना है, सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, IIT का ही सबका एम था, तो हमारा ग्रुप बन गया, और बाकी सारे अलग हो गए थे, तो फिर हम तीनों ही मतलब और स्ट्रांग होती रही, तीनों क्लास में थे, तो हम सबने मतलब सब कुछ इकट्ठे ही करा है। सो तू कभी इनसे इन्फ्लुएंस होकर तूने कभी ऐसी शरारत की जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी? ऐसी भी कोई शरारत नहीं करी, लेकिन मतलब मैं भी कर लेता था, इनको देखते थे, आपस में देखता था कोई करते थे तो ये कुछ, तो मैं भी उसमें अच्छा लगता था, मतलब थोड़ा मजा हो जाता था। आई वांट टू टॉक अबाउट जेई एडवांस्ड, जेई मेन, ऑल इंडिया रैंक 280, पागलपंती, पंचकूला टॉपर, इनक्रेडिबल अचीव। जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में जितने मॉक्स दिए तो बहुत अच्छा कर रहा था, आपने अपनी परफॉर्मेंस को पीक कर दिया। समहाउ जेई एडवांस्ड मुझे लगता है, और आई थिंक यू वुड एग्री, जो रैंक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तेरे आसपास के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मैं कर रहा था, या खुद कर रहा था, उससे काफी पीछे आया। कितना दुख हुआ इस बात का? सर दुख तो काफी हुआ, क्योंकि मतलब इतना तो कभी नहीं सोचा था, कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं था, और जब पेपर दिया उसी टाइम पता लग गया था, मतलब पता लग ही जाता है, तो उसके बाद तो काफी दुख था। अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन है सर दुख है। रोया था? हाँ, एक दो बार रोया था। तो जब रोया तो सबसे डिड यू शेयर व्हाट यू आर फीलिंग विद एनीवन? पेरेंट्स। क्या बोला तूने उनको? मतलब मैंने उनको ये बोला कि मतलब नहीं हुआ मेरा अच्छा, पेपर इतना अच्छा नहीं गया जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था, उतना हुआ ही नहीं। आसपास भी नहीं हुआ एक्सपेक्टेशन? आसपास भी नहीं हुआ, उससे तो बहुत। बिकॉज़ आई रिमेंबर इन एवरी मॉक टेस्ट यू वर स्कोरिंग 220, 230, 240 मार्क्स, 250 के आसपास, 250, 260 भी। उस दिन हम 164 पे गिर गए शायद, है ना? ऐसे कुछ।
सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब तूने ये बोला उनको? पेरेंट्स का सर उनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कभी प्रेशर नहीं करा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उनकी कोई ज़्यादा। उन्होंने ये बोला था कि तू अपना बेस्ट दे, जो होएगा ठीक होएगा। स्टार्टिंग में तो उनको भी बुरा लगा, क्योंकि उनको यही बुरा लग रहा था कि मेरे को बुरा लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब अभी भी जैसे अब मैं देखूंगी मेरी जितनी प्रेप थी उसके हिसाब से मेरी रैंक काफ़ी पीछे है, लेकिन देखा जाए तो मतलब अभी भी रैंक ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत खराब नहीं हुआ कुछ। तो you're still going to IIT, so top 7 IITs, बिल्कुल। तो सब कुछ सही है, बट दुख हुआ अभी है थोड़ा दुख, क्योंकि सर मेरी प्रेप बहुत अच्छी थी उसके हिसाब से, मतलब नॉर्मल डे पे भी आई गेस 600 रैंक के आसपास आ जानी चाहिए थी जी, लेकिन ये बिल्कुल ही एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो था। मतलब जितना मैं जानता हूँ तुझे, आई थिंक 4 सालों में तेरा वर्स्ट डे रहा और वो जेईई एडवांस से मैच कर गया। हाँ जी, है ना? क्या सिखाया इसने इस एग्जाम में? तुझे क्या लगता है एग्जाम डे पे गड़बड़ क्या हुई? सर एग्जाम डे पे गड़बड़ ये हुई कि एक तो मतलब आखिरी में ना थोड़ा टाइम कम था, तो मैं बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाया, और शायद मॉक्स भी मेरे को थोड़े और ज्यादा देने चाहिए थे, मतलब या मॉक्स दे भी देता तो मेरा मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था इतना, क्योंकि जब मैंने पेपर जिस दिन मैं दिया उस दिन मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। मेरे माइंड में यही एम था कि मैं इतने मार्क्स स्कोर करूंगा, 270 का मेरा एम था, लेकिन जब मैं करना शुरू करा मैंने पेपर, उसके बाद वो क्वेश्चन अटके जब, क्योंकि और वो क्वेश्चन मतलब अब मेरे को नहीं पता वो क्यों अटके, क्योंकि वो कोई भी नॉर्मल दिन पे मैं कर देता, लेकिन वो थोड़े थोड़े अटके, और जब वो अटके तो थोड़ा मेरे को प्रेशर आया, उसके बाद 2-3 अगर और अटके तो और प्रेशर आया, और कहीं ना कहीं मेरे को ये पता लग गया था कि 270 लाना इस पेपर में बहुत मुश्किल है, और जब वो मेरे को पता लगा तो मेरे को बहुत ज्यादा पैनिक हुआ, और मतलब मेरे को पता लग रहा था कि दिक्कत हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता गया, और ये कोई और किसी का प्रेशर नहीं था, बस मेरे ही दिमाग में मेरा एम था वो इतने मार्क्स सिक्योर करना, तो मेरे को ही टेंशन होती जा रही थी कि इतने नहीं होंगे, लेकिन अगर उस पेपर में मैं जितना आता है सिर्फ उतना भी करता तो भी अभी बहुत बेटर पोजीशन पे होता, लेकिन पैनिक के चक्कर में जो मेरे को आता था वो भी थोड़ा गलत होने लग गया, खराब हो गया। तो बस बेसिकली मतलब पैनिक ज्यादा था, और मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ही ज्यादा था, इतना दोबारा पेपर देता तो भी मतलब दिक्कत होती है इतने लाने में, लेकिन अगर मैं जितना आता सिर्फ उतने में फोकस करता तो ज्यादा बेटर स्कोर करता, इसलिए मैं मेंटली बहुत सही नहीं जा रहा था। और फिर जब पहला पेपर खत्म हुआ तो भी दिमाग में यही चल रहा था कि पहला पेपर अच्छा नहीं गया, पहले पेपर में फिर भी अच्छा स्कोर था, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ जितना मैं सोच रहा था, तो जितना मैं सोच रहा था सिर्फ उसी से नहीं हुआ, इसलिए मेरी पूरी बॉडी ही कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मैं प्रेशर में आ ही गया, जो कभी नहीं आया। बस वो यही था कि वो मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा थी, तो अगर एक बार गलत हुआ, वो कुछ ना कुछ दिक्कत आई पेपर में, तो वो दूसरा पेपर बहुत ही ज्यादा खराब हुआ, और पहला पेपर इतना भी खराब नहीं हुआ था जितना मैंने सोचा था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि बहुत खराब कर चुका हूँ, ओवर सोच लिया, बहुत ज्यादा सोच लिया, और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा थी, तो उसके बाद बस ऐसी गलतियां हुई कि मतलब वो आज तक कभी भी नहीं हुई। मिली माइक्रोटाइप्स 23.2 का जो मैंने बताया था, 23.3 का 2.33, ये वाली टाइप जो कभी भी नहीं सोच सकते नींव से तो हो ही नहीं सकती, कोई भी नहीं आज तक, और आज ही हुई, मतलब फिजिक्स, जैसे अब फिजिक्स है तो मतलब फिजिक्स मेरे को लगता है कि मेरी फिजिक्स मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा, और सही में एकदम टॉप लेवल पे होगी। आई थिंक यू क्लियर इंटरनेशनल ओलंपियाड आल्सो, इंटरनेशनल नहीं मतलब नेशनल, तो वो भी कर दिया था क्लियर, और मतलब फिजिक्स बहुत ही अच्छी थी, मतलब मेरे को लगता है तीनों सब्जेक्ट में बेस्ट मेरी फिजिक्स थी, लेकिन उस दिन भी मतलब फिजिक्स के जो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो मेरे किसी भी दिन पे हो जाते, बस वो वहाँ पे 1-2 बार अटके तो मेरा और कॉन्फिडेंस कम हुआ, तो बस फिर और मेरे क्वेश्चन गलत उतरे, और ऐसी गलतियां होगी मतलब जो कभी भी नहीं सोची थी, तो गलतियां थोड़ी ज्यादा होगी उस सेंस में कि मतलब वो होनी नहीं चाहिए थी, अगर वो भी ठीक करता तो भी इससे काफी बेटर स्कोर आता, लेकिन बस कोई बात नहीं, तो कोई बात, लाइफ इज लॉन्ग। एक बच्चा जो तुझे भी देख रहा है 11th-12th का, उसके लिए क्या एडवाइस है, जेन्युइन एडवाइस, कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे इवेंचुअली क्रैक करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई नीट, हाँ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जेईई नीट, सबसे पहले तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को यहाँ तक जाना है, और कंसिस्टेंटली मॉक्स देते रहो, मॉनिटर करने के लिए प्रेप। उसके अलावा यही कि सोशल मीडिया से दूर रहोगे अगर रह सकते हो तो, क्योंकि फोन कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा मॉक्स में कम आए तो कैसे हैंडल करना, मॉक्स हो गए, ग्रैंड टेस्ट हो गए, हम जेनेसिस में ग्रैंड टेस्ट बोलते हैं, उसमें अच्छा नहीं हो रहा तो बाउंस बैक कैसे करना, और कितना इम्पैक्ट है उन रेगुलर ग्रैंड टेस्ट का, फायदा क्या है? फायदा सर ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशन पता लगती रहती है, हमें ये पता लगता है कि हमने जो सीखा है
वो कितने लेवल पे सीखा है और कितना हमें उसमें और करने की जरूरत है, या फिर वो कितना हमने अच्छे से करा हुआ है, या फिर वो एग्जाम के लिए हमारा कितना प्रिपेयर्ड है। तो मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है देना, उसी से हमें अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लगेगा, उसी से हमें यही पता लगेगा कि हम सही जा रहे हैं क्या गलत जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के बाद क्या करता है तू, और बच्चों को क्या करना चाहिए? टेस्ट हुआ, मार्क्स आ गए, उसके बाद क्या? मार्क्स आ गए तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि गलतियां कहाँ हुई है। सबसे पहले ये देखना चाहिए गलतियां कहाँ हुई है। उसके बाद ये सोचना चाहिए कि अगर जितने भी मार्क्स आए हैं उससे मैं इंप्रूव कैसे करूँ, कहाँ गलतियां हुई हैं और अगली बार कहाँ रिड्यूस हो सकती हैं। अब जो सिली मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स में तो यही है कि आप अपना ध्यान ज्यादा कंसंट्रेशन और करो, लेकिन उसके अलावा कई कॉन्सेप्ट्स गलत होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स अगर गलत हो रहे हैं तो उसको नोट डाउन करो कि ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हुआ है, मतलब इस कॉन्सेप्ट टेस्ट में मेरा ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट की वजह से गलत। स्पेशली एडवांस में एक बहुत ही पर्टिकुलर पॉइंट होता है किसी बड़े कॉन्सेप्ट में, किसी बहुत ही बड़े चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होएगा, आपको वो पकड़ना है। और यही मॉक टेस्ट का फायदा होता है कि आपको एक बिल्कुल छोटी सी चीज पता लगती है एक बड़े कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसको आपको अच्छे से सीखना चाहिए। और जितनी जितनी आप एक्यूमुलेट करते जाओगे उतनी आपकी प्रिपरेशन बेटर होती जाएगी। उसके बस हमें यही सोचना चाहिए कि मतलब मैं कहाँ और सही जा सकता हूँ, कहाँ और मैं अपने नंबर गेन कर सकता हूँ। हमें मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल। एक कोई मिसकंसेप्शन जो लोगों को, बच्चों को, फ्रेंड्स को तेरे बारे में, आर यू एरोगेंट? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं। बिकॉज जो तेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं वो तो फैन है तेरे, वो तो कहते हैं हमारी एग्जाम क्रैक जेनेसिस की वजह से कम, नीव की वजह से ज्यादा हुआ। सो हाउ डिड यू हेल्प देम? सर मतलब बात होती थी रेगुलरली, तो मतलब दोनों से बात होती थी, तो साथ में ही पढ़ते थे। तो मतलब जो मैं करता था मैं उनको थोड़ा गाइड भी कर देता था कि मेरे को जो ठीक सही लगता था हम आपस में बात कर लेते थे, कभी कभी डाउट डिस्कस कर लेते थे, तो उससे मेरे को भी हेल्प हो जाती थी थोड़ी। और उनको डांटता भी था जब वो अपनी डेडलाइंस को पूरा नहीं करते थे? फ्रेंड्स को डांटता कम था, लेकिन समझाता था, समझ जाते थे, उनको पता ही था कि करना है हमने। अगर एक बच्चा भी जेनेसिस 9th में ज्वाइन करता है, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, तुझे क्या लगता है उसको क्या एक्सपेक्ट करना है ये 4 सालों की जर्नी में? तो पहले तो उसका क्या बन सकता है? कहीं भी जा सकता है, मतलब कोई भी चीज क्रैक कर सकता है, लेकिन मतलब ये पूरे 4 साल उसको बहुत ज्यादा फोकस और डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अगर खुद करना है तो फिर गोल पे फोकस होना चाहिए और उतना ही काम करना चाहिए जितना काम वो कर सकता है। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, इमेजिन कल तुझे कोई नहीं जानता, तेरा रैंक नहीं पता किसी को, एक नई जगह, किसी को रैंक नहीं पता, परसेंटाइल नहीं पता, टॉपर है नहीं पता, हु इज नीव गुप्ता? तो मतलब नीव गुप्ता, मैं अपनी मतलब पर्सनैलिटी, मतलब एक हार्ड वर्किंग पर्सन, और मेरे को लगता है कि मैं जो भी काम करूं वो अपनी पूरी मेहनत से करूं और मेरा फुल फोकस उसी काम में हो, और सिर्फ काम नहीं लेकिन मेरे को एंजॉय भी करना है। और अभी मैं जहाँ भी जाऊँगा मतलब मेरे को वहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच नीव फॉर योर टाइम, इट वाज प्लेजर। बहुत मज़ा आया टॉकिंग टू नीव, द रियल साइड ऑफ हिम। I have mentored more than 15,000 students in all these 16-17 years of building Genesis. But I'll be very honest with all of you. If I have to remember the top 5 students, not in terms of only the intelligence or the brilliance, but in terms of the attitude towards life, hardworking, disciplined, determined, and humble, Neev will always be among the top 5. All the best for every viewer watching it. Remember that, sapna dekho, mehnat karo, और achieve karo. God bless you.